नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कपिल शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। शुरुआत करेंगे इंदौर से, जहां इंदौर के युग पुरुष धाम आश्रम में 3 बच्चों की मौत और 12 बच्चों की तबीयत बिगड़ने की घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। इस गंभीर स्थिति की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी आश्रम पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। अधिकारियों ने आश्रम के स्टाफ से बातचीत की और सभी संबंधित दस्तावेजों को खंगाला। इसके साथ ही बच्चों के खान पान की सामग्री की जांच के लिए फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया। फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने आश्रम में उपलब्ध खान पान की सामग्री के नमूने लिए। इन नमूनों की जांच की जा रही है ताकि ये पता चल सके कि कहीं फूड पॉइजनिंग तो नहीं हुई। नमूनों की लैब रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। इधर चिकित्सकों की एक टीम ने आश्रम के सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया। मौके पर पहुंचे एडीएम राजेंद्र रघुवंशी ने बताया कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और चिकित्सकों की जांच रिपोर्ट से कई तथ्य सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल ये सही है कि 3 बच्चों की मौत हुई है। एडीएम के अनुसार आश्रम में कुल 204 बच्चे हैं, इनमें से 3 बच्चों की मौत हुई है। आश्रम की प्राचार्य डॉक्टर अनीता शर्मा का कहना है कि मृत बच्चों की पुरानी मेडिकल हिस्ट्री है और उन्हें दौरे आते थे। उनका कहना है कि मृत बच्चों में से कुछ पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। अनीता शर्मा ने फूड पॉइजनिंग को इसके पीछे की वजह मानने से इनकार किया है। उनका कहना है कि बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। युग पुरुष संस्थान में आज सुबह जब जानकारी लगी कि 12 बच्चों को वहां पर उनकी तबीयत खराब है, तो तत्काल चाचा नेहरू अस्पताल में एडमिट कराया गया और वहां पर सभी का इलाज अच्छे तरीके से चल रहा है। शुरू में एक बच्चा काफ़ी सीरियस भी था, लेकिन अभी जैसा डॉक्टर्स बता रहे हैं कि वो स्टेबल है। लेकिन इसके साथ साथ जब अन्य तफ्तीश करी गई तो पता चला कि इसी इन्फेक्शन से 2 बच्चों की दुखद मृत्यु कल हुई है। उनका पंचनामे के लिए हम लोगों ने भेज दिया है, पीएम के लिए भेज दिया है। इसके साथ साथ एक बच्चे की डेथ वहाँ पर परसों हुई है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको फिट्स आते थे, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। हालांकि उसका पीएम हो चुका है, पीएम की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। ये जब तीनों पीएम रिपोर्ट आ जाएंगी तो उसके आधार पर आगे की क्या कार्रवाई करनी है वो क्लियर हो जाएगी। फिलहाल अभी हमारा जो फोकस है वो 2 मुद्दों पर है कि जो 12 बच्चे हमारे अभी अस्पताल में एडमिट हैं उनको बहुत जल्दी ठीक कर लिया जाए, और दूसरा इस प्रकार का इन्फेक्शन अन्य बच्चों में न पहुंचे और इसका कारण क्या है ये पता लगा लिया जाए, जिस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। संसद में राहुल गांधी के हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान पर हिंदू समाज में आक्रोश है, इसलिए भाजयुमो ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। तो वहीं एसपी को राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करवाने की शिकायत के लिए ज्ञापन भी सौंपा। उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम पर एसपी कार्यालय पर बड़ी संख्या में भाजयुमो पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्रित हुए। एसपी प्रदीप शर्मा को एक ज्ञापन दिया। एसपी कार्यालय पर बजरंग दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में पहुंचे और राहुल गांधी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। भाजयुमो ने कहा कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता। इस तरह का आपत्तिजनक बयान देने वालों पर हमें शक है कि वो हिंदू हैं कि नहीं। वहीं हिंदू संगठनों ने कहा कि बुधवार को हम भी उनका पुतला फूकेंगे। एसपी ने कहा कि अभी वीडियो की जांच की जा रही है, अगर कुछ भी अवैधानिक होगा तो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्यवाही की जाएगी। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। माफी योग्य घटना नहीं है। कई जगह हम पुतला जलाने की बात कर रहे हैं तो वहाँ बात भी आ रही है कि उनको दफना देना चाहिए ऐसे व्यक्तित्व को। समृद्ध संस्कृति वाले धर्म को जिस प्रकार से उन्होंने गाली देने का काम किया, उस बहुसंख्यक समाज को हिंसक कहने का काम किया, इस बात का भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश भर में विरोध किया। और इसी के अंतर्गत आज भारतीय जनता युवा मोर्चा उज्जैन महानगर के सभी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया और इस पुतले दहन के मामले से ये संदेश देने का प्रयास किया है कि यह सिर्फ शुरुआत है। अगर वो ये सोचते हैं कि वो हिंदुओं का अपमान बार बार करके लगातार संवैधानिक संस्थाओं में बने रहेंगे तो ये संभव नहीं है। देश की जनता इसको जान लेगी, समझ लेगी और इसका जवाब उन्हें आने वाले हर समय में मिलेगा, चाहे सड़कों पे हो, चाहे मतदान के माध्यम से हो। हर स्थिति में देश की जनता, हिंदू समाज और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी उन्हें जवाब देने का काम करेगी। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज में हुए भ्रष्टाचार और एनटीए द्वारा आयोजित नीट की परीक्षाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है।
सोमवार को प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना भी दिया, जहां कांग्रेस के नेताओं ने संबोधित करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर कई आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा के राज में जहां प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग के द्वारा ऐसे नर्सिंग कॉलेजों को अनुमति दी गई जिनके पास बिल्डिंग भी नहीं है और कागजों पर कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार द्वारा नीट परीक्षा में घोटाला किया गया जिसकी जांच में लापरवाही बरती जा रही है। धरना प्रदर्शन के बाद सभी कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, साथ ही इंदौर प्रभारी पूर्व विधायक रवि जोशी के नेतृत्व में रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम घनश्याम धनगर को ज्ञापन सौंपा। करते हैं तो किसानों पे गोलियां चलवाते हैं। की बार 240 पे आए हैं, अब की बार सिर्फ 40 पे सिमट जाएंगे, मैं आपको वादा करता हूं। आज पूरे मध्य प्रदेश में और मैं तो कहता हूं कि संपूर्ण भारत में कांग्रेस पार्टी ने नीट और नेट परीक्षा के खिलाफ और मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले के खिलाफ हमने आज राष्ट्रपति और राज्यपाल जी के नाम पे ज्ञापन दिया है, एक जंगी प्रदर्शन किया है, धरना आंदोलन किया है। मुझे दुख है इस बात का कि इस देश का प्रधानमंत्री 4-5 महीने बाद उनको भाषण देने का बड़ा मौका मिला, मन की बात करने का। करोड़ों नौजवान सोच रहे थे, आशा लगा के बैठे थे कि नीट और नेट घोटाले के बारे में माननीय प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी मोदी साहब की परंपरा ये है कि वो मुंह पे चिपकी लगा के आ जाते हैं। जब किसान का आंदोलन हुआ, 750 किसान मरे, एक शब्द नहीं बोला। आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए 108 एम्बुलेंस मनावर तहसील अंतर्गत जय अम्बे इमरजेंसी सर्विस द्वारा संचालित की जा रही है, जिसका लाभ मनावर तहसील के ग्रामीणों को मिल रहा है। 108 यानी कि 108 एम्बुलेंस क्या है एवं किस तरह से लोगों की ये मदद करती है, वाहन में क्या क्या चिकित्सा संसाधन उपलब्ध रहते हैं जिससे गंभीर मरीजों को अस्पताल ले जाने के दौरान चिकित्सा त्वरित रूप से दी जा सकती है, कौन कौन सी जीवन रक्षक दवाइयां रखी जाती है, इन सभी की जानकारी शहर में 108 एम्बुलेंस के द्वारा स्कूली छात्रों को दी जा रही है। आज दिनांक 2 जुलाई को समय सुबह 11:30 बजे मंगलवार को मनावर संजीवनी 108 के पायलट करीम खान EMT अंकित डावर द्वारा मनावर हॉस्पिटल के समीप शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में स्कूली छात्राओं को संजीवनी 108 के बारे में जानकारी दी गई। यह कार्य संजीवनी 108 के संभागीय प्रभारी अमित श्रीवास्तव के निर्देशन में संजीवनी 108 धार जिला प्रभारी रुपेश कुमार दांगी के मार्गदर्शन में किया गया। छात्राओं को बताया गया कि आप कहीं भी हो, कुछ भी परेशानी हो या कोई सड़क दुर्घटना हो गई हो तो किसी भी प्रकार के गंभीर मरीज के लिए आप संजीवनी 108 पर डायल निशुल्क नंबर कर सकते हैं। यह नंबर निशुल्क है एवं मरीजों को अस्पताल पहुंचा सकते हैं एवं आपको निशुल्क सेवा प्रदान की जाएगी। 108 की समस्त जानकारी छात्राओं को यहां पर दी गई। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भारतीय टीम की विजय पर अपनी कार को बीच रोड पर खड़ी कर यातायात अवरुद्ध करने वाला आरोपी उज्जैन माधवनगर पुलिस की अब हिरासत में है। पुलिस ने बताया कि आरोपी जसवंत पिता दूल्हे सिंह राजपूत निवासी धनवाड़ा मंदसौर द्वारा दिनांक 29 जून को भारत और अफ्रीका के बीच T20 फाइनल मैच के दौरान भारतीय टीम की जीत होने पर कार क्रमांक MP13 ZC6515 को प्रियदर्शनी चौराहे से टावर चौक के बीच आम रोड पर खड़ी कर यातायात बाधित किया जा रहा था। आरोपी कार के ऊपर छत पर बैठकर बियर की बोतल रखकर प्रदर्शन कर रहा था। आरोपी का वीडियो वायरल होने के बाद शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस थाना माधवनगर पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी से उक्त क्रेटा कार MP13 ZC6515 को जब्त कर वैधानिक कार्यवाही की गई है। जसवंत सिंह मंदसौर जिले से यहाँ पे आया था मैं गाड़ी कार सर्विस के लिए। पहले इंडियन मैच जीती तो उस चक्कर में मेरी गाड़ी लेके वहाँ पहुँच गया और मेरे से गलती हो गई, मैं बोनट पे आके बैठ गया और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे से दोबारा कभी ऐसा नहीं। इंदौर के भंवरकुआं क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम और जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मंगलवार को निगम और जिला प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाते हुए भोलाराम उस्ताद मार्ग पर स्थित 3 अवैध हॉस्टलों को तोड़ दिया। इन्हें तोड़ने का काम सुबह 6:30 बजे से शुरू हुआ। 3 पोकलेन मशीन और 100 से ज्यादा श्रमिकों ने अवैध हॉस्टल को 4 घंटे में जमींदोज कर दिया। इस इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो रहा है।
नगर निगम के निशाने पर अन्य निर्माणाधीन भवन भी हैं। तीनों हॉस्टलों के अवैध निर्माण की जानकारी सामने आने के बाद नगर निगम ने हॉस्टल बना रहे जितेंद्र तलरेजा, हरप्रीत अरोरा और AP गोस्वामी को नोटिस दिया था और स्वेच्छा से अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा था। नोटिस का तय समय बीत जाने के बाद मंगलवार को तीनों हॉस्टलों को तोड़ने का काम शुरू हुआ। मौके पर हॉस्टल बनाने वालों ने अपना अपना पक्ष भी रखा, लेकिन अफसरों ने नक्शे के विपरीत हो रहे निर्माण का हवाला देकर अभियान जारी रखा। जिला प्रशासन ने यहां और भी कई अवैध निर्माण कर बनाए गए हॉस्टलों को चिन्हित किया है। देखिए, सर्वानंद नगर में पहले भी हम लोगों ने कार्रवाइयाँ करी थी, तब ये संज्ञान में आया था कि कई सारे प्रगतिरत वहाँ पर हॉस्टल्स और भी हैं। आज उन पे 4 पे कार्रवाई करी गई है और भी कुछ हमने वहाँ पर ऐसे भवन आइडेंटिफाई किए हैं जो निर्माणरत हैं, प्रगतिरत है, जिनमें कोई नहीं रह रहा, उनको भी तोड़ने की कार्रवाई करी जाएगी। प्रशासनिक संकुल भवन उज्जैन में आयोजित जन सुनवाई में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा आमजनों की समस्याओं पर सुनवाई कर उनका निराकरण किया गया। जन सुनवाई में तहसील बड़नगर के ग्राम भाट पचलाना निवासी गिरधारी लाल ने कलेक्टर को बताया कि उनकी स्वामित्व की भूमि पर जबरन कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया गया है। नायब तहसीलदार द्वारा आदेश होने के बावजूद भी अभी तक उन्हें कब्जा नहीं दिलाया गया, जिस पर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने तहसीलदार बड़नगर को प्रकरण की जांच कर तत्काल आवेदक को कब्जा दिलाने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में जनपद महिदपुर के ग्राम बन सिंह निवासी गोपाल सिंह ने बताया कि ग्राम का माध्यमिक विद्यालय भवन डूब क्षेत्र में आने से लगभग 1800 बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। वर्तमान में ग्राम पंचायत स्कूल भवनहीन है, जिस पर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने DPC उज्जैन से प्रकरण की जानकारी ली और 1 सप्ताह के अंदर स्कूल भवन का निर्माण प्रारंभ करवाने के निर्देश दिए। उज्जैन निवासी ममता ने बताया कि उनके पति की मृत्यु के पश्चात उन्हें अभी तक कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है और न ही उन्हें कल्याणी पेंशन का लाभ मिल रहा है। उन्हें अपनी 2 बच्चियों के पालन पोषण में समस्या आ रही है, जिस पर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने नगर निगम को आवेदन की जांच कर यथाशीघ्र आवेदक की पेंशन प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। पूरे देश में आज से लागू हुए 3 नए कानूनों की जानकारी देने हेतु मनावर पुलिस द्वारा किया गया एक आयोजन, जहां तीनों कानूनों के बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई। आज से पूरे देश में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ है। इसको लेकर नए कानूनों को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनावर थाना परिसर में विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के सभी छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों, स्व सहायता समूह के सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शांति समिति के सदस्य और BMO, शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य, प्रबुद्ध जनों को आमंत्रित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में नए कानून को लेकर विचार विमर्श किया गया। SDOP अंकित सोनी ने बताया कि इंडियन पैनल कोड यानी कि IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ है। नई न्याय संहिता के साथ ही लागू होने वाले कानूनों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर SDOP अंकित सोनी, ADPO रमेश चंद्र डामोर, शासकीय अधिवक्ता बसंत उदासी ने संबोधित किया। शासकीय अधिवक्ता बसंत उदासी ने बताया कि अब अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों को पहली बार इस कानून में इसकी व्याख्या की गई है। आप लोगों ने रामायण वगैरह देखी होगी, उसमें राजा दशरथ जी जो पहले घोषणा करते हैं कि राजा रामचंद्र जी का राज अभिषेक होगा और रात की 12 बजे बाद कुछ और हो जाता है। उस समय जो भी परिस्थितियाँ रही है, समय को देखते हुए भारत एक विकासशील देश है। विकसित होते हुए कई चीज़ें पुराने जो कानून बने थे उसको देखते हुए कई आरोपी बरी हो जा रहे थे और सब सारी चीज़ें इसको देखते हुए नया कानून हमारे देश में
लागू किया गया, जो कल आज 1 तारीख से 12 बजे बाद से लागू किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे भारतवर्ष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें अंग्रेज़ काल के जो नियम अधिनियम थे, जैसे इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और CRPC, ये आज से लागू नहीं होंगे और आज से नए कानून इनकी जगह पर लागू होंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये जो नए कानून हैं ये बहुत ही क्रांतिकारी हैं, क्योंकि इसमें दंड के ऊपर न्याय को वरीयता दी गई है। इसमें जो अपने महिला और बाल अपराध हैं इनको भी वरीयता दी गई है। इसके अलावा कई ऐसे हमारे क्राइम थे जो पहले वाले लॉज में इंक्लूड नहीं थे, जैसे मॉब लिंचिंग हो गया, अपना चेन स्नैचिंग हो गया जिसको झपटमारी पे बोलते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, टेररिज्म की डेफिनेशन हो, ये सब नए लॉज में पूरे इंक्लूड किए गए हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के समीप स्थित महाराजवाड़ा को 10 करोड़ से अधिक की लागत से हेरिटेज होटल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। मंगलवार सुबह कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने महाराजवाड़ा पहुंचकर निर्माण कार्यों का बारीकी से अवलोकन किया और निर्माण एजेंसी MP टूरिज्म और संबंधित ठेकेदार को तेजी से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के क्रम में महाराजवाड़ा को हेरिटेज होटल बनाया जा रहा है, जिसमें 21 से अधिक रूम, रूफटॉप, रेस्टोरेंट आदि कार्य प्रस्तावित हैं। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने MP टूरिज्म के अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यों को गुणवत्तापूर्ण रूप से समय पर पूरा करें। इसके बाद कलेक्टर सिंह ने लोक निर्माण विभाग अंतर्गत विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सोमवार को पुलिस एवं न्याय विभाग द्वारा देश भर में सोमवार से 1 जुलाई से लागू हुए नए कानूनों के बारे में आम लोगों को जानकारी देने के लिए स्थानीय जनपद पंचायत सभागृह में कार्यक्रम आयोजित कर जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद न्यायाधीश कंचन चोकसे ने संबोधित करते हुए कहा कि अब नए कानून के तहत किसी भी महिला जो कि गैंग रेप से पीड़ित हो या पति पत्नी के झगड़े की पीड़ित हो, उनकी पहचान समाचार के माध्यम से उजागर नहीं की जा सकती है, चाहे पॉक्सो एक्ट के तहत मामला हो। बिना न्यायालय के आदेश के विक्टिम की गोपनीयता भंग नहीं होगी। वहीं डॉक्टर की लापरवाही से मौत पर भी 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 सोमवार से लागू हो जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता कानून अब IPC इंडियन पेनल कोड की जगह लेगा। ये तीनों बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किए गए थे। नए कानून में धारा 375 और 376 की जगह बलात्कार की धारा 63 होगी, सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी, हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी। भारतीय न्याय संहिता में 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिनमें एक नया अपराध मॉब लिंचिंग भी है। इसमें मॉब लिंचिंग पर भी कानून बनाया गया है। 41 अपराधों में सजा का प्रावधान है जिसे बढ़ाया गया है। साथ ही 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक निशा रेड्डी ने करते हुए अपने संबोधन में जानकारी देते हुए बताया कि नए कानून के मुताबिक आपराधिक मामलों में सुनवाई समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर फैसला आएगा। पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। सभी राज्य सरकारों को गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजनाएं लागू करना होगी। राजस्व अधिकारी 30 दिवस के अधिक से नामांतरण के प्रकरणों के निराकरण में जुटे हैं। यह निर्देश कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने मंगलवार को प्रशासनिक संकुल भवन में आयोजित समसामयिक विषयों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए थे। कलेक्टर ने बैठक में निर्देश दिए कि लंबित नामांतरण के प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। कलेक्टर सिंह ने सीमांकन के भी शेष प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा की और उनका समय सीमा में निराकरण किए जाने के निर्देश दिए। स्वामित्व योजना की भी समीक्षा कर कलेक्टर ने ROR एंट्री के लंबित प्रकरणों का निराकरण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के प्रकरणों में अंतिम प्रकाशन समय पर किया जाए। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी जनपद और निकायवार समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मृणाल मीणा, अपर कलेक्टर महेंद्र कवचे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। समस्त SDM, तहसीलदार, अन्य विकास खंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए थे।
मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गत दिनों मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि MPIDC ने जयपुर राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आउटरीच पर एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया। यह सेमिनार राजस्थान चैम्बर भवन जयपुर में संपन्न हुआ। इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के सुविद शाह ITS और कार्यकारी निदेशक MPIDC राजेश राठौर उपस्थित थे। उनके साथ मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रखर मिश्रा, नितिन श्रीवास्तव, राजस्थान के प्रमुख उद्यमी, निवेशक, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि और विभिन्न उद्योगों के विशेषज्ञ भी शामिल हुए। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना और राज्य में उपलब्ध विभिन्न अवसरों एवं सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना था। इस अवसर पर शाह और राठौर ने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए उपलब्ध नीतियों, संसाधनों और बुनियादी ढांचे के बारे में विस्तृत से चर्चा की, जिसमें बिजली, पानी, औद्योगिक जमीन अथवा श्रमिक की परिस्थितियों का उल्लेख किया एवं मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों से बेहतर सुविधाओं का तुलनात्मक वर्णन किया। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से निवेशकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन योजनाओं और सुविधाओं का भी उल्लेख किया। शाह और राठौर ने जयपुर राजस्थान से मध्य प्रदेश के निकटतम सीमावर्ती औद्योगिक क्षेत्रों की विशेषताएं भी बताई। देश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।